हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन लेयर चैप्टर का एमसीक्यूज़। और ये जो चैप्टर है ये एक टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, जो कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 में पूछा जाता है। उसी टॉपिक का ये एक चैप्टर है और ये चौथा चैप्टर है। इससे पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुका हूँ। उन तीनों चैप्टर का आप एमसीक्यूज़ वाला वीडियो देखिएगा इस चैनल पे। एक बार दो बार आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीटी 2 में। तो ध्यान से देखिएगा सारा क्वेश्चंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, CO2, CH4 and 2O, CFC are called greenhouse gases because they absorb and emit। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सारे गैसेस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं। किस तरह के रेज को? तो ये करते हैं थर्मल रेडिएशन हीट रेज, थर्मल रेडिएशन हीट रेज। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको पढ़िए, बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय फूरियर। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ओजोन लेयर डिप्लीटेड ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। तो ये वाटर पॉल्यूटेड से नहीं होता है, वाटर पॉल्यूशन से ओजोन लेयर डिप्लीटेड। तीसरा है CFC आर नॉन एज ओजोन ईटर। तो CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यही ओजोन ईटर होता है। ओजोन ईटर मतलब कि CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से इमिट करता है? तो ये घर में जो यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, इन सारे इंस्ट्रूमेंट से निकलता है ये CFC और यही जाके ओजोन को ईट कर जाता है। तो ये भी सही था। चौथा है CO2 फर्टिलाइजेशंस ऑकर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है। अब अगला है चूज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। नीचे दिए गए कुछ मेथड्स हैं, इस मेथड्स को देखना है, बताना है कि कौन सा इसमें बेस्ट मेथड है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करेगा। तो पहला है रिड्यूसिंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब कि शहरीकरण को बढ़ावा देना या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, उसी को बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक। तो इन सब चीज़ों से तो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होता है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होगा। तो ये अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो इससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सटीक मेथड होगा। वैसे रिफॉरेस्टेशन ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि बेस्ट मेथड, तो बेस्ट मेथड यही है। अगला है द प्रोबेबल काउज ऑफ ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में होल है वो, उसका क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न है इमिशन ऑफ CFC, इमिशन ऑफ CFC। ओजोन होल इज द ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। तो ओजोन होल जो है ये क्या है? तो ये एक डिफिशियंसी ऑफ O3 है, डिफिशियंसी ऑफ O3 इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर ये है कि जो अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है तो बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड है। तो पहला जो होता है अर्थ से नज़दीक उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, उससे बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है ओजोन। तो ओजोन होल का मतलब है कि वहाँ पे जिस जगह पे होल है वहाँ मतलब कि ओजोन का डिफिशियंसी है। अब अगला क्वेश्चन है चेकिंग ऑफ री रेडिएटिंग हीट बाय एटमॉस्फेरिक डस्ट O3, CO2 एंड वाटर वेपर। मतलब कि जो री रेडिएटिंग हीट है जिसका कि कारण हो गया एटमॉस्फेरिक डस्ट O3, CO2 एंड वाटर वेपर, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। तो अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जो ओजोन कहाँ पे होता है? तो ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। अब अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपेरेंट होता है सनलाइट के लिए, बट ये हीट को ट्रैप करता है अपने अंदर, हीट को ट्रैप करता है, इसीलिए ये ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है इसको।
राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू deleterious changes in environment resulting in odd climatic changes। मतलब कि ईल नीनो इफेक्ट जो होता है ये एक्सट्रीम समर लाता है और ड्राउट्स उस इलाके में पैदा कर देता है। तो यही इसका मतलब था कि राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू deleterious changes in environment resulting in odd climatic change। तो इसको बोला जाता है ईल नीनो इफेक्ट। The thickness of ozone in a column of air from ground to the top of atmosphere is measured in terms of। जो ओजोन होता है, ओजोन का एक जो कॉलम है जिसमें कि ग्राउंड से लेकर टॉप तक मेजर किया जाता है, तो उसको कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? थिकनेस ऑफ ओजोन का। तो ये मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट में। कौन सा? डॉप्सन यूनिट में। ओजोन क्या है? ओजोन इज, तो ओजोन जो है ये बेनिफिशियल है इन द अपर एटमोसफेयर। बेनिफिशियल क्या है? इन अपर एटमोसफेयर, मतलब क्योंकि ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है पहला, फिर दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये प्रेजेंट होता है ओजोन, और ये बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे आता है धरती पे, तो उसको रोकता है वो। अगर नहीं रोकेगा तो वो सारा अल्ट्रा वायलेट रे धरती पे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पे आएगा डायरेक्टली, तो उससे स्किन डिजीजेस, कैंसर वगैरह होने लगेंगी। अब अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू ओजोन एंड रीच द अर्थ सरफेस। मतलब कि कौन सा फॉर्म यूवी रेडिएशन का मतलब अलाउ कर दिया जाता है थ्रू ओजोन, जो कि अर्थ सरफेस पे पहुंचता है। तो ये होता है यूवी रेडिएशन। जो अल्ट्रा वायलेट ए जो होता है इसको अलाउ कर देता है ओजोन धरती पे आने के लिए। विच स्टेटमेंट प्रेजेंट्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर। मतलब कि नीचे कुछ जो स्टेटमेंट दिया गया इसमें बताना कि कौन सा जो एक स्टेटमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर। तो अगर जो ओजोन डिप्लीशन होगा तो उससे क्या होगा? तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विल रीच अर्थ सरफेस। मतलब कि ओजोन में अगर छेद हो जाएगा तो उससे होगा क्या कि जो अल्ट्रा वायलेट रे है रेडिएशन वो धरती पे पहुंचेगा बहुत ही लार्ज अमाउंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिए गए स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि इसमें कौन सा एक इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरिया। तो ये सही है। दूसरा है, ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर इज हार्मफुल टू एनिमल। ये गलत है, ये हार्मफुल नहीं बल्कि बेनिफिशियल होता है। तीसरा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फेनोमेनन। ये भी सही है। यूट्रोफिकेशन इज ए नेचुरल फेनोमेनन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो ये भी सही था। अब अगला क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू। जो ओजोन लेयर का जो डिस्ट्रक्शन है वो किस चीज़ से लिंक है? तो ये है रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमोसफेयर। जो एटमोसफेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है उससे डायरेक्टली जो होता है ये लिंक है। किस चीज़ के लिए? तो ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन के लिए। और ये कहाँ से रिलीज होता है? तो ये होता है घर में जो यूज होता है एसी और रेफ्रिजरेटर, उसी से। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या क्या होता है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला है कि इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी। तो ये सही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो बर्फ़ है वो पिघलेगा ज़्यादा और वो पिघल के नदी के थ्रू समुद्र में जाएगा तो सी लेवल बढ़ेगा। दूसरा है चेंज इन क्रॉप पैटर्न, ये भी है। चेंज इन कोस्ट लाइन, ये भी है। तो तीनों सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। जो इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, मतलब मोस्टली कौन सा डिस्कस किया जाता है? तो पहला है इंक्रीज इन एवरेज सी लेवल। तो ये सही हो जाएगा। एवरेज जो सी लेवल है वो बढ़ जाता है क्लाइमेटिक चेंज के कारण। अगला है ग्लोबल डिमिंग मीन्स। ग्लोबल एक वार्मिंग तो सुना है, एक दूसरा है ग्लोबल डिमिंग। तो ग्लोबल डिमिंग का मतलब क्या होता है? तो ग्लोबल डिमिंग का मतलब होता है, एक तो होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से होता है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ये बढ़ जाता है। दूसरा है ये ग्लोबल डिमिंग। तो ग्लोबल डिमिंग का मतलब होता है कि इसमें ऑब्वियस इसका नाम से पता चल रहा है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, मतलब धरती का जो टेम्परेचर ये तो ये घट जाएगा। तो क्यों घट जाएगा? तो इसमें क्या होता है कि क्लाउड जो फॉर्म होता है, तो जिसमें कि तो उसमें जो भी पॉल्यूटेड एयर है, मतलब कि डस्ट वगैरह मिल के वो जो क्लाउड बनता है, तो उससे
क्या होता है कि वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है और जिससे कि वो सूरज का जो एनर्जी होता है वो मतलब सही तरीके से धरती पे नहीं आ पाता और वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर जाता है फिर से मतलब स्पेस में ही। तो उसी से क्या होता है कि वो धरती का जो टेम्परेचर है ये कम हो जाता है। रिडक्शन इन टेम्परेचर रीचिंग रीचिंग द अर्थ इज नॉन एज ग्लोबल डिमिंग। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल डिमिंग, मतलब कि ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट ई रेडियंट एट द अर्थ सरफेस। अब अगला क्वेश्चन, सी लेवल इज एक्सपेक्टेड टू राइज बिकॉज ऑफ वार्मर क्लाइमेट ड्यू टू द फॉलोइंग। अब जो सी लेवल होता है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेड होता है कि बढ़ जाता है मतलब कि वार्मर क्लाइमेट के वजह से, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है स्टेटमेंट की क्या इसका सही है। तो पहला है कि ओशियन एक्सपेंड एज दे गेट वार्मर, तो ये भी सही है कि मतलब ओशियन जो है ये मतलब इसका विस्तार हो जाता है मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से। दूसरा है कि ग्लेशियर और आइस सीट जो होता है ये मेल्ट होता है, अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे जो ग्लेशियर है और आइस सीट है ये पिघलेगा, जिससे कि पिघल के नदी के थ्रू समुद्र में जाएगा, जिससे कि समुद्र का लेवल बढ़ेगा। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज में हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो क्या क्या होता है। तो इसमें पहला है एग्रीकल्चर, नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड वाटर रिसोर्सेज, तो ये इस पे भी होगा इम्पैक्ट। दूसरा है एयर क्वालिटी पे, ओशियन पे और कोस्टल जोन पे, इस पे भी इफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। और तीसरा है एनर्जी एंड ह्यूमन हेल्थ, तो एनर्जी और ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट इमीटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन इंडिया, मतलब कौन सा सेक्टर जो है इसमें सबसे ज़्यादा इमिट करता है ग्रीन हाउस गैस को इंडिया में। तो ये हो गया एग्रीकल्चरल। कौन सा? एग्रीकल्चरल। द इंक्रीजिंग abundance of greenhouse gas in the atmosphere has led to the following effect except, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में तो इससे क्या क्या इफेक्ट होगा, मतलब इफेक्ट तो होगा ही लेकिन क्या, मतलब फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट मतलब कि किसमें इफेक्ट नहीं होगा। तो पहला तो है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ये तो सही है। दूसरा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होगा इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी सही है। तीसरा है ओजोन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ये नहीं होगा, तो यही पूछा गया था। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, तो ये भी होगा। अब आगे है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड होगा और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों होगा। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स, जो ओजोन लेयर होता है ये क्या एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में, तो ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन से आ रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, तो ये इसको ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सन से आ रहा होता है लाइट तो उसको मतलब अपने थ्रू पास तो होने दे देता है बट ये एब्जॉर्ब भी कर देता है उसका हीट को अपने अंदर, तो इसीलिए इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड मतलब कि N2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और मीथेन CH4 ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका वाज फर्स्टली डिटेक्टेड बाय ए टीम ऑफ साइंटिस्ट ऑफ, जो ओजोन होल है अंटार्कटिका के ऊपर में उसको पहली बार डिटेक्ट किया था, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने, वो सारे साइंटिस्ट कहाँ के थे, तो ये थे ब्रिटेन के, कहाँ के, ब्रिटेन के। अब पूछ रहा है कि वाई इज ओजोन इम्पोर्टेंट, ओजोन जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें बचाता है जो सन से आ रहा होता है अल्ट्रा वायलेट रे उससे। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम डैमेजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स कोरल रीफ, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है ये मतलब एक तरह के लिए, एक तरह से ये थ्रेटन होता है कोरल रीफ के लिए। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीजिंग मतलब इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द pH ऑफ द ओशियन। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ का जो ओशियन का जो होता है pH ये घट जाएगा, इसी वजह से ये थ्रेटन माना जाता है कोरल रीफ के लिए। कोरल रीफ मतलब कि समुद्र में जो छोटे छोटे वो पौधे टाइप के होते हैं, मतलब ग्रीन ग्रीन टाइप के,
तो उसी को बोला जाता है कोरल रीफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा गैस है जिसका कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ये? तो ये है एन इंटरनेशनल ट्रीटी विथ ए गोल ऑफ रिड्यूसिंग मेजर ग्रीन हाउस गैस। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका कि गोल है कि ग्रीन हाउस गैस के को रिड्यूस करना। इसी यही है क्योटो प्रोटोकॉल, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन एसोसिएटेड है जो कि इस तरह के इशू को कंट्रोल करता है जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट illustrates a type of adaptation to global climate change। इसमें बोल रहा है कि मतलब कौन सा एक बेस्ट एडाप्टेशन है, मतलब बेस्ट इलस्ट्रेटेड्स ए टाइप ऑफ एडाप्टेशन टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मतलब कौन सा एक सही तरीका है इस चीज़ के लिए। तो इसका आंसर है कि बिल्डिंग टॉलर लीप्स। लीप्स मतलब होता है कि समुद्र के किनारे वगैरह ना ऊंचा ऊंचा दीवार टाइप का बना दिया जाता है जिससे कि फ्लड वगैरह को रोकने के लिए होता है, मतलब कि लहर आएगा तो उसको क्रॉस करके नहीं आता है। तो वही होता है कि बिल्डिंग टॉलर लीप्स टू होल्ड बैक स्टॉर्म, जो कि उससे समुद्र की तरफ से जो तूफान आ रहा होता है उसको रोकने के लिए along ocean coastline। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि ये पोल्यूटेंट होता है, लेकिन ये हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है। बाकी सब जो है वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन, ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो वैसा गैस जो कि हीट एब्जॉर्ब करे अपने अंदर और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो, तो उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंजेस। तो दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक ये कारण है जो कि लॉन्ग टर्म कारण है सी लेवल चेंज के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन मेरीन वाटर डेंसिटी, चेंज इन मेरीन वाटर डेंसिटी। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्ल्ड वाइड फेमिन्स बाय, फेमिन्स मतलब होता है कि भूखमरी। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्ल्ड वाइड फेमिन्स बाय, मतलब किस तरह से होता है? तो ये होता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ड्रॉट्स इन वर्ल्ड। ड्रॉट्स मतलब कि सूखा पड़ जाना जहाँ पे, उसी को बोला जाता है ड्रॉट्स। द सोर्स ऑफ मीथेन पॉल्यूशन इज, जो मीथेन पॉल्यूशन होता है वो किस वजह से होता है? तो ये होता है धान के खेत से भी होता है, मार्च से भी होता है, कैटल एंड अदर हार्बीवोर्स से भी होता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। NSM का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। अर्थ्स क्लाइमेट क्या है? तो ये एक इज चेंजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन प्रोसेस। जो अर्थ क्लाइमेट है ये चेंज कर रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन प्रोसेस, मतलब कि जो भी नेचुरल और ह्यूमन क्रिया हो रही है उसके साथ साथ ये अर्थ का जो क्लाइमेट है ये भी चेंज होता है। अब अगला क्वेश्चन, ए क्लाइमेट मॉडल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड डैश प्रोसेसेस दैट इफेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम। जो क्लाइमेट मॉडल होता है ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिकल, केमिकल और किस तरह के प्रोसेस का जो कि इफेक्ट करता है क्लाइमेट सिस्टम को। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो स्पेस है इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल, मतलब कि क्लाइमेट मॉडल जो होता है ये रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस का। क्लाइमेट मॉडल में बी यूज टू प्रोडक्ट, जो क्लाइमेट मॉडल है ये यूज किया जाता है किस किस चीज़ के लिए? तो ये होता है लोकल एयर मूवमेंट के लिए, ओशियन टेम्परेचर, आइस ओवर लैंड, ये तीनों। द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंडेंजर्ड नेशन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक देश है जो कि बहुत ही इंडेंजर्ड नेशन माना जाता है ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो इसका नाम है तुवालू। क्या है? तुवालू।
द मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, जो मेजर गैस होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ये कौन है दिए गए ऑप्शंस में? तो ये हो गया वाटर वेपर, वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स डैश परसेंटेज टू ग्लोबल वार्मिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग में अपना कितना योगदान देता है, मतलब कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूटेड है ग्लोबल वार्मिंग में? तो ये हो गया 40 से 45%, 40 से 45%। व्हाट क्रेडिट बिकम्स ए परमिट टू द कंपनी टू इमिट GHG इन इट्स ऑन कंट्री? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा क्रेडिट है जो कि एक तरह का परमिट हो जाता है किसी भी कंपनी को टू इमिट GHG इट्स इन इट्स ऑन कंट्री, तो इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। कौन क्या बोलते हैं? कार्बन क्रेडिट। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली इफेक्ट द वाटर साइकिल? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक अल्टीमेटली इफेक्ट है वाटर साइकिल का, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। व्हाट इज द फुल फॉर्म CCS? CCS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CCS का फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कार्बन आर क्वांटिफाइड एंड ट्रेडेड इन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट? मतलब कि किस तरह के कार्बन जो होते हैं वो क्वांटिफाइड होते हैं और एंड ट्रेडेड इन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, तो इसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन ऑफसेटिंग। द टैक्स लेवल ऑन फ्यूल हैविंग कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड, मतलब कि जो टैक्स लेवल होता है ऑन फ्यूल हैविंग कार्बन कंटेंट, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कार्बन टैक्स। क्या बोलते हैं? कार्बन टैक्स। विच टाइप ऑफ कार्बन यूज टू कैलकुलेट इन प्रोपोर्शन टू द ग्रीन हाउस गैसेज एंड मेजर्ड इन यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि किस तरह के कार्बन यूज किए जाते हैं टू कैलकुलेट इन प्रोपोर्शन टू द ग्रीन हाउस गैसेज एंड मेजर्ड इन यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बोला जाता है कार्बन फुटप्रिंट। क्या बोला जाता है? कार्बन फुटप्रिंट। ओशियन एसिडिफिकेशन रेफर्स टू द ongoing consistent dash in the pH of the ocean water, मतलब कि ऑब्वियस pH लेवल अगर कम होगा तो उसका मतलब होता है कि एसिडिफिकेशन होगा वहाँ पे, तो वही है इसका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज, यानी कि ओशियन एसिडिफिकेशन रेफर्स टू द ऑनगोइंग कंसिस्टेंट डिक्रीज इन द pH ऑफ द ओशियन वाटर। द टर्म एसिड रेन वाज क्वाइंड बाय, जो एसिड रेन टर्म है ये सबसे पहले मतलब ये टर्म किसने दिया था? तो ये दिया था एंगस स्मिथ ने। किसने दिया था? एंगस स्मिथ ने। और एसिड रेन का कारण क्या होता है? तो ये होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। सी लेवल इज राइजिंग विथ पासेज ऑफ टाइम प्राइमरीली बिकॉज ऑफ, जो सी लेवल है ये राइज कर रहा है तीनों दिन, ठीक है, दिनों दिन राइज कर रहा है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो पोलर कैप्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका जो बर्फ है उसके पिघलने के कारण, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स। कार्बन हेल्ड बाय मैरीन वेजिटेशन, मैरीन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट्स इज कॉल्ड, जो कार्बन रिलीज होता है बाय मेरीन वेजिटेशन, मेरीन ऑर्गेनिज्म और सेडिमेंट्स से, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्लू कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्लू कार्बन। अब अगला क्वेश्चन, द पेरिस एग्रीमेंट सेट एन ओवरआर्चिंग टारगेट ऑफ कीपिंग द emission इन कंट्रोल so that the rise in global temperature remains below dash degree Celsius by the turn of 21st century। जो पेरिस एग्रीमेंट है इसने एक टारगेट तैयार किया जो कि देखता है कि इमिशन इन कंट्रोल सो डेट द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर रिमेन्स बिलो कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस बाय द टर्न ऑफ 21st century। Which of the following express term of the amount of carbon dioxide or its equivalent of other GHGs emitted, मतलब कि जो भी अमाउंट कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इमिटेड होता है या फिर इक्विवेलेंट ऑफ अदर GHGs, तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है कौन से टर्म में? तो इसको एक्सप्रेस करते हैं कार्बन फुटप्रिंट के टर्म में।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड डिपोजिटिंग इट इन ए रिजर्वॉयर। मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन को रिमूव किया जाता है एटमोसफेयर से और डिपॉजिट करते हैं इसको रिजर्वॉयर में। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड बाय ए सर्टेन मास ऑफ द गैस इन क्वेश्चन टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड बाय सिमिलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी अमाउंट ऑफ हीट होता है जो कि ट्रैप किया जाता है किसी भी मास ऑफ गैस के, उसको मतलब कि उसको कंपेयर किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड बाय सिमिलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक था बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। 4 चैप्टर था। चारों वीडियोस को आप लोग देखिएगा, एक बार 2 बार अच्छे से याद हो जाएगा। अभी तो डेट नहीं आया है आरआरबी जेई का जो CBT 2 होगा, तो उस एग्ज़ाम से पहले आप इन चारों वीडियोस को देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट में चारों वीडियोस को ऐड कर दूंगा, और किसी को भी अगर PDF चाहिए होगा इन चारों वीडियोस का, तो अपना एक जो टेलीग्राम है तो उसका टेलीग्राम का लिंक मेंशन कर दूंगा इसके कमेंट में, ठीक है? तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे। धन्यवाद।